Good morning, dear students. Now we will go to teach about the class 10th history. The chapter name is The Age of Revolution 1830 to 1848. The topic name is The Romantic Imagination and the National Feelings. इस टॉपिक के बारे में मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में बताया था, इसकी द एज ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में, और इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नेशनलिज्म की जो राष्ट्रवाद की भावनाएं होती हैं वो केवल लड़ाइयों को लड़ने से और क्षेत्र को बढ़ाने से नहीं आती हैं। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। जो सभ्यता होती है वो बहुत ही मायने रखती है राष्ट्रवाद की भावनाओं में। जैसे कि सभ्यता, जैसे कि किसी राष्ट्र की आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की कविताएँ हेल्प द एक्सप्रेस सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। राष्ट्रवाद की भावनाओं को आकार देने में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। आइए हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट। अ कल्चरल एक सांस्कृतिक मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट। कल्चर क्या करता है? लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित करता है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन। जो रोमांटिक आर्टिस्ट, कलाकार होते हैं या कवि होते हैं, वो जो साइंस का, जो हर बातों में साइंस की भावनाओं को, साइंस के तरीके से हर बातों को सोचने से मना करता है। ठीक है, वो एक विश्वास करता है एक अंतरात्मा की भावनाओं को। ठीक है, एंड द फोकस्ड इंस्टीड ऑफ द इमोशंस। वो भावनाओं पर, वो अंतरात्मा की भावनाओं पर, एक रहस्यमयी फीलिंग्स पे विश्वास करता है। देयर एफर्ट was to create a sense of the shared collective heritage, a common culture past, as the basis of a nation. Their effort, उनका प्रयास था कि create a sense of लोगों की भावनाओं को एकत्रित करें अपने पास्ट के माध्यम से। पास्ट की जो संस्कृति है, जो अतीत की संस्कृति है, विरासत है, उसके माध्यम से ही बेसिस ऑफ नेशन, राष्ट्र का आकार दिया जा सकता है। अदर रोमांटिक्स सच एज और अदर जो पोएट और रोमांटिक्स थे, जैसे जर्मन फिलोसोफर जॉन गोटिफ्राइड हर्डर, जो 1744 to 83 तक थे, क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी। उनका मानना था कि जो जर्मनी की जो ट्रू कल्चर्स है, जो वास्तविक सभ्यता है या संस्कृति है, जो ट्रू कल्चर है, वो कॉमन पीपुल, मतलब जो सामान्य लोग हैं, उनके बीच से ही पाया जा सकता है। इट वॉज थ्रू फोक डांस। ये लोकल गीतों के माध्यम से, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशंस। जो लोकल फोक डांसेस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ये ही एक नेशन की भावनाएं बना सकती हैं। वाज पॉपुलर, इनको पॉपुलर करके, जो फोक डांसेस है, फोक पोएट्री है, इनको पॉपुलर करके राष्ट्रवाद की भावनाएं बनाई जा सकती हैं। सो कलेक्टिंग द रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ द फोक कल्चर वाज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, सो इसलिए इनका मानना था कि इन फोक जो लोकल कल्चर्स है, उनको अधिक जरूरी मानते थे। उनको कलेक्टिव करना और कलेक्ट करके उनको राष्ट्रवाद की भावनाओं में बनाना, राष्ट्रवाद की भावनाओं तक में बनाना ही नेशनल, किसी राष्ट्र का निर्माण बनाया जा सकता है। मतलब इनका मानना ये था कि जो इस पैरा में दिया गया है कि जो इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं, वो कैसे बनाई जा सकती है। वो इस पैरा में दिया है कि जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो केवल इस माध्यम से नहीं बन सकती हैं, केवल वार लड़ने से, केवल अपने क्षेत्रों को बढ़ाने से कोई नेशंस या यहाँ वहाँ के लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं।
केवल स्टेट्स को एकत्रित करने से, अलग अलग लोगों को, अलग अलग एरियाज़ को जब तक उस वहाँ के लोगों को एक भावनाओं में, एक उनकी विचारधाराओं को एक न बनाया जा सके, तब तक कोई नेशंस, कोई राष्ट्र नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी विचारधाराएं दी, जैसे कि रोमांटिसिज्म, जो पोइट्री थे, रोमांटिसिज्म पोइट्री, ये लोग थे, कवि थे, ये जो रोमांटिक तरीके से लोगों की भावनाओं में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाना चाहते थे। जैसे कि राष्ट्रवाद की भावनाएं, जैसे कि वो ये मानते थे, रोमांटिसिज्म का मतलब ये था कि इसमें साइंस और विज्ञान को, हर तरीके से विज्ञान को देखने से ये मना करते थे। ये मानते थे कि राष्ट्रवाद की जो भावनाएं होती हैं वो अंतरात्मा से आती हैं। ये एक रहस्यमयी भावनाओं को, ये भावनाओं में लोगों को जोड़ना, ये बताते थे कि एक रहस्यमयी भावनाओं को लोगों को जोड़ना ही राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे रोमांटिक पोएट्री और राइटर्स आए। इनका मानना था कि जो लोकल हैं, जो लोकल लोगों की, जो जर्मन पीपुल्स हैं, उनकी जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपुल्स हैं, जो उनकी लोकल कल्चर्स है, उनको नेशन स्तर पे लोगों में प्रचार किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोकल स्तर से नेशन लेवल पे उनको जोड़ा जाए। उनकी लोकल फोक डांसेस, उनकी फोक पोइट्री को एक स्पिरिट बनाया जाए और पॉपुलर किया जाए लोगों में, ताकि वो लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इस पैरा के बारे में देखते हैं। द emphasis on vernacular language and the collection of the local focus was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. इनका बल था कि द एम्फेसिस ऑन द, इनका मातृभाषा, मतलब लोकल लैंग्वेज जो था, मातृभाषा, एंड द कलेक्शन ऑफ द लोकल फोक, इन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया। और लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट लोकल कल्चर पे इन्होंने बल दिया, जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, और नेशनल स्पिरिट को, एंशियंट नेशनल स्पिरिट को, राष्ट्रीय जो भावनाएं थी, प्राचीन राष्ट्रीय भावनाएं थी, उसको इन्होंने कलेक्ट किया, बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न, और इन्होंने क्या किया, इनको एक इलिटरेट जो सोसाइटी थी, जो इलिटरेट सोसाइटी थी, उनको इसमें उन्होंने इसको जोड़ा। दिस वॉज द स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैज़ बीन द पार्टीशंस एट द एंड ऑफ द, ये केस स्पेशली तरीके से पोलैंड में किया गया, जो 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स, रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, जो कि इसमें ग्रेट पावर्स, दिस वाज द स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैज़ बीन पार्टीशंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स द्वारा इसको बांट दिया गया था पोलैंड को। ठीक है, इसमें ये प्रसारित किया गया, पोलैंड भी ये अप्लाई किया गया, ये कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट, जिसको इन पावर्स ने डिवाइड कर दिया था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन द इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, नेशनल फीलिंग्स वेयर केप्ट, जैसे कि इवन जहाँ तक कि पोलैंड बहुत इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बहुत लंबे समय तक नहीं बन पाया, नेशनल फीलिंग्स, लेकिन वहाँ पे नेशनल फीलिंग्स, जो वहाँ की म्यूज़िक थी, लैंग्वेज था, इसके माध्यम से लोगों में जिंदा रखा गया। कैरोल कब्स्टी फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड नेशनल, जो कैरोल कर्पिनस्की थे, उन्होंने नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल स्ट्रगल्स को अपने म्यूज़िक, अपने ओपेरा और म्यूज़िक के माध्यम से एंड फोक डांसेस के माध्यम से लोगों में, जैसे अपोलोनाइज एंड मुजुर्ग इनटू नेशनल सिंबल के रूप में इसका नेशनल प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक बनाया, वहाँ के नेशनल लोगों में जिंदा किया, राष्ट्रीय प्रतीक बना करके। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनली सेंटिमेंट, भाषा भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वेयर फोर्स्ड
जब रसिया का अधिग्रहण था तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। तो रसिया ने जो पोलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल से बाहर कर दिया। द रसियन लैंग्वेज वाज इम्पोज, लोगों पर इम्पोज किया, ज़बरदस्ती रसियन लैंग्वेज को थोपा गया पोलैंड लोगों पर, पोलैंड वासियों पर। इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट, एक हथियारबंद मतलब हथियारों के साथ एक विद्रोह हुआ रसियन रूल के खिलाफ, टूक अ प्लेस विद इन वाज अल्टीमेटली क्रस्ड, ठीक है, जिसको रसिया ने दबा दिया। फॉलोइंग थिंग्स मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी, इसी अनुसार जो मेंबर्स थे, पादरी थे, इन पोलैंड बिगेन, उन्होंने पोलैंड की भाषा को यूज़ करना शुरू कर दिया, एक हथियार के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो क्लर्जी जो होते थे अपने जो मीटिंग्स करते थे वो चर्च में गैदर होकर के वो पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे। एज ए रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, कई सारे प्रीस्ट और बिशप्स को जेल में भेज दिया गया, या तो सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़, पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रसिया, ठीक है, या तो साइबेरिया भेज दिया गया और या तो उनको दंड दिया गया कि वो किसी तरीके का उपदेश नहीं दे सकते हैं, ठीक है, रसिया में किसी भी तरीके का उपदेश नहीं दे सकते हैं। साइबेरिया भेज दिया गया कई सारे पादरियों को, और कई सारे पादरियों को जेल भेज दिया गया, और साइबेरिया जो कि रसिया में था वहाँ पर भेज दिया गया और उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो किसी भी तरीके का रसिया में प्रीच नहीं कर सकते। द यूज़ ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रसियन डोमिनेंस, ठीक है। द यूज़ ऑफ पोलिश हैज़ बीन सीन, इस तरीके से देखा जा सकता है कि पोलिश लैंग्वेज को रसियन प्रभुत्व के विरुद्ध एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट इस वीडियो में हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में बताएंगे आपको। और पहले हम आपको एक प्रिसाइजली मतलब संक्षिप्त तरीके से एक बार और बता देते हैं, ठीक है। तो अदर डोमिनेटिंग जर्मन फिलोसफर जो थे उन्होंने बल दिया कि कॉमन पीपल जो हैं उनके बीच में जो कॉमन पीपल के बीच से ही क्या किया जा सकता है, जो कॉमन पीपल हैं उन्हीं के बीच में डिस्कवर एमंग द पीपल, राष्ट्रवाद की भावनाओं को खोजा जा सकता है। इट वॉज थ्रू द फोक डांस, ये कॉमन पीपल का जो लोकल सॉन्ग है, पोइट्री है, कविताएं हैं, डांसेस हैं, ये पॉपुलर करके नेशन, राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर करके लोगों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कल्चरल जो था, ठीक है, उसको रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, और लोगों में फैलाना शुरू कर दिया ताकि राष्ट्र का निर्माण करने में आसानी हो।